हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों आज है 11 नवंबर। इस वीडियो में देखेंगे हम एसएससी एमटीआई 2024 के आज के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है 12 13 14 को। क्योंकि अभी तो आपके लास्ट एग्जाम चल रहे हैं, 2-3 दिन और हैं आपके भी एसएससी एमटीआई 2024 का एग्जाम खत्म हो जाएंगे। जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और साथ में आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, आपको नोट करना है, ठीक है। उनको जरूर पढ़ के जाना है। और अभी तक के मैंने आपको जो है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, आज ही आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और एक वीडियो मैंने आपको कराई थी 30 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और अभी लास्ट एग्जाम आपका जो होता है 5 नवंबर को होता है। वहां तक मैंने आपको 1350 क्वेश्चन कराए थे, यानी अभी तक आपके जो जितने पूछे गए प्रश्न हैं। और बीच में आपके जो छठ पूजा के चक्कर में एग्जाम खत्म हो चुके थे, यानी आपके 6 से आपके 10 तक के एग्जाम नहीं थे। फिर आज से आपके एग्जाम फिर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 11 से। तो वो आपको मैंने सारे वीडियो करा रखे हैं, उसको देखना। और पीडीएफ भी मैंने आपको दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे कि आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका कारण ये है, अपने आप फ़ोन में एक तो पीडीएफ ऐप और एक गूगल ड्राइव, इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। गूगल ड्राइव, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लेना, तो आपका जो आराम से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। नहीं तो आपको मैंने नंबर दे रखा है, ये व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें मुझे मैसेज कर देना, और आपको मैं यहाँ दे दूंगा, ठीक है। 8475927328, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं यहाँ दे दूंगा आपके पूरे पीडीएफ, ठीक है। अभी तक आपके जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सबको आपके इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसका भी अभी आपको 12 13 14 को एग्जाम होगा, आप इस नंबर पर अपने क्वेश्चन भी डाल देना कि आपके शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 11 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के। किस राज्य ने महिलाओं के लिए बस यात्रा सेवा शुरू की है? विच स्टेट हैज स्टार्ट, यहाँ पर फ्री कर देना, ठीक है। फ्री बस ट्रेवल सर्विस फॉर वुमेन, यानी यहाँ पर फ्री यात्रा कर देना, तो ये तेलंगाना का रखी है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी विवर कहते हैं, ठीक है। देखो ज्वालामुखी से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन आपको ज्वालामुखी से मैं पूरा बता देता हूँ, ठीक है। देखो ज्वालामुखी से चट्टानों और अन्य सामग्री के बाहरी विस्फोट से क्रेटर बनते हैं, इंपोर्टेंट, ठीक है। क्या बनता है? क्रेटर। कुंड ज्वालामुखी के मैग्मा भंडार के अंदर की ओर ढहने से बनते हैं। विवर प्रायः कुंड की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और कुंडों को कभी कभी विशाल विवर माना जाता है। ज्वालामुखी भूभट्टी में एक प्रस्फुटन है जिसके माध्यम से गैसें पिघलनी हुई चट्टानों, सामग्री, राख, भाप आदि विस्फोट के दौरान बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देखो, कुछ होते हैं प्रकार: सिल्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, कुंड, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सक्रिय हो गया एक्टिव वॉल्केनो। एक सक्रिय वॉल्केनो ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें पिछले 10,000 वर्षों के दौरान कम से कम एक विस्फोट हुआ है, एक कम से कम एक, ठीक है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत में ऐसा कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है। अगला है निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो फट नहीं रहा है लेकिन फिर से फूटना चाहता है। मृत ज्वालामुखी, यानी ये ऐसे ज्वालामुखी है जहाँ 10 वर्ष से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, यानी यहाँ अभी तक कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, उसे कहते हैं मृत ज्वालामुखी, यानी डेथ वॉल्केनो, ठीक है। और भविष्य में एक तुलनीय समय पैमाने पर पुनः फटने की उम्मीद भी नहीं है, तो उसे कहते हैं आपके मृत ज्वालामुखी, यानी डेथ वॉल्केनो, ठीक है। इसे याद कर लेना। अगला पूछा गया था कि देखो आपको मैंने योजना से वीडियो कराई थी, एक मैंने आपको योजना की वीडियो कराई थी, वहां से आपके क्वेश्चन फंसाए, क्योंकि अब आपके जो 4 और 5 को आपको शिफ्ट में क्वेश्चन पता था कि यार योजना से। अब मुझे लग रहा है कि आपके जो 11 12 13 14, क्योंकि आपके शिफ्ट में हिसाब से क्वेश्चन चल रहे, किसी किसी शिफ्ट में, जैसे आपके स्टार्टिंग में आपके जो 18 28 29 30 तारीख को एक शिफ्ट में बना था आपका, तो वहाँ से जनगणना से क्वेश्चन बन रहे थे। तो आपके ऐसे शिफ्ट में अभी आपके योजना से क्वेश्चन बनने, तो योजना पे जरूर पढ़ के आना, ठीक है। आपको मैंने एक वीडियो करा रखी है 2014 से, यानी जब से आपकी मोदी सरकार बने तब से मैंने आपको 2024 तक के सारे आपकी योजना करा रखी है, उसको देख लेना, ठीक है। सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि दीनदयाल योजना शुरू कब हुई, यानी आपकी योजना कब शुरू हुई, यही पूछ रहा है। बाकी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं पूछ रहा है, तो आपको उसमें देखना है कि आपको एक बार उसमें आपको मैंने उसके नीचे आपको पीडीएफ भी दे रखी होगी, ठीक है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दीनदयाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। यह योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गई थी कि सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत, यानी जहां विद्युत नहीं है, गाँवों के विद्युतीकरण करने का फैसला लिया था। यानी जहां जिस गाँव में जो आपके विद्युत नहीं है, इतने गाँव में, तो वहाँ उनको विद्युत देना है, खासतौर बीपीएल परिवारों को। बीपीएल यह भारत सरकार के प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। अगला है सबरीमाला मंदिर में पोंगल के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मकर वुल्को पर्व। और आपको पता, एक आपका होता है पोंगल त्योहार, ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, और ये की गई थी आपकी 1916 में स्थापना,
ठीक है, ये वाराणसी में है और इन्हें मरणोपरांत क्या दिया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। अगला पूछा गया था, देखो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपका एग्जाम में बन चुका है, ये आपको मैंने कराया भी क्वेश्चन था। अगर आपको मैं 1300 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 1300 क्वेश्चन मैंने आपको जो उसमें करा रखे हैं उसको आप देख लेना, तो आपको मिल जाएंगे। ये आपको मैंने करा रखा है साइना मिर्जा वाला, ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी एग्जाम में बन चुका है। एस अगेस्टर और से किसकी आत्मकथा है, तो साइना मिर्जा की। 2009 में वह भारत के लिए ग्रेट स्लैम जीतने वाली पहले महिला खिलाड़ी बनी है और उन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, और जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ उनको आप जरूर पढ़ के आना, एक्स्ट्रा पॉइंट से आपके इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1791। काफी बार एग्जाम में आपको बता चुका हूँ मैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। श्री जोनाथ डंकन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, देख लो कि उस वक्त कौन था, ठीक है, ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन ने भारतीय शिक्षा के लिए ब्रिटिश समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत वागम को विकसित और संरक्षित करने के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना का सुझाव दिया था। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कॉलेज के कुलाधिपति थे, यानी उस वक्त कौन थे, कुलाधिपति कौन थे, आनंदीबेन पटेल अभी हैं, और उपाध्यक्ष हैं हरिराम त्रिपाठी अभी जो आपके हैं वर्तमान में। 1958 में संस्कृत कॉलेज के एक विश्वविद्यालय बन गए हैं और 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिए गए। ठीक है, एग्जाम में ये बन सकता है कि इसका नाम क्या बदला गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णनाथ और शिक्षा मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा 22 मार्च 1958 को वाराणसी में स्थापित किया गया था। ये आपके इतना एक्सप्लेन करके नहीं पूछा जाएगा आपका। अगर आप उत्तर प्रदेश के यूपीएससी स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस वाला अगर तैयारी करने वाला हो तो उनके लिए बेटर रहेगा, इतना आपको लॉन्ग नहीं पूछेगा। मैं आपको कराने को पूरा करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ क्या हो सके आपके एग्जाम में कुछ बन जाए यहाँ से। ये कुलपति कौन है या उसका नाम कब चेंज हुआ, इस टाइप के एग्जाम में आपके बन सकते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, ये एग्जाम बन सकता है कि सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने, गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने, इसको याद कर लो। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने, धर्मपाल ने। ठीक है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, लोकसभा सांसद चंद्रानी मुर्मू किस पार्टी से संबंधित, तो ये बीजू जनता दल से, ये उड़ीसा के हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत का रैंक क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें 134वां स्थान था भारत का। सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो में नालियों को किस रूप में बनाया गया था, तो ये ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना से साम्य रखती थी, यहाँ पर सभ्यता थी, ठीक है, योजना से सभ्यता रखती थी। हड़प्पा नगरों में घरों, नालियों, सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों तथा नालियों को गेट पद्धति में बनाया गया था, अर्थात यह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जल निकास में अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने की भी व्यवस्था थी। देखो एग्जैक्ट, आप मुझे ये नहीं कि एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन क्या थे, जो आपने हल्के फुल्के में जो आपको जो स्टूडेंट ने बता रखे मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता मुझे कमेंट कर बताना कि ये क्वेश्चन नहीं आया था करके, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता, जो मुझे स्टूडेंट देते क्वेश्चन मैं आपको वो ही बताता हूँ कि मेरा तो एग्जाम है नहीं, जो आपको जो एस्पिरेंट पेपर दे के आए हैं उन्होंने मेरे को जो क्वेश्चन दे रखे मैं आपको वही करा रहा हूँ, ठीक है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा के रूप में जाना जाता है, तो इसे अम्र वर्षा यानी मैंगो सावर के रूप में जाना जाता है। कुछ होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप अधिकतर आपको क्वेश्चन एक्यूरेट मिलेंगे। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो त्वचा में होता है यानी स्किन में। भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर किसे माना जाता है, तो ये जमशेदपुर या टाटानगर को जाना जाता है। भारत का पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर की स्थापना 1907 में हुई थी। नीतू कंगास वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो 48 किलोग्राम में इन्होंने जीता था, ठीक है। और ये चैंपियनशिप मुक्केबाज में हुई थी, फाइनल में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अभिनेत्री विजयंती माला बाली मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जो आपके हैं कुछ भरतनाट्यम से, उनको देख लो आप। जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये देखो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम से इनको याद करो सब। और ये तमिलनाडु, देखो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली उत्तर प्रदेश से है। कथकली
केरल से हैं, कथक उत्तर प्रदेश से हैं, कथकली केरल से हैं, उड़ीसा उड़ीसी से हैं, मणिपुरी मणिपुर से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल राज्य से और सत्रिया असम से। इनसे संबंधित व्यक्ति भी देख लो, इनको आप जरूर याद कर लो, ये एग्जाम में आपके बन रहे हैं। ठीक है, अगला है आपको एक क्वेश्चन आपका जो है महाजनपद की राजधानी से क्वेश्चन बना था, आप मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, कैपिटल ऑफ महाजनपद से क्वेश्चन बना था, देख लो आप 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 के 16 देख लो, अगर आपके एग्जाम आगे बन जाए तो। ये इससे पहले भी एक बार बन चुका है क्वेश्चन, ये मतलब इससे क्वेश्चन बना था, महाजनपद से क्वेश्चन बना था एक बार पहले भी। तो काशी वाराणसी वर्तमान स्थिति वाराणसी में है, कौशल इसका है श्रीवास्तव में थी, अंग की चंपा थी, मगध की राजगृह थी। और इनको याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, इनको छोड़ देना, बस सिर्फ इनको याद कर लो, इनकी राजधानी कहाँ थी, कैपिटल। ठीक है, मल कुशानगर चैदी बहुत से इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। और मगध की याद कर लो, अंग की याद कर लो, वजह वजह की याद कर लो, इसे कर लो। अगला आपका पांचाल मत्स्य का विराटनगर इंपॉर्टेंट है, अवंती उज्जैन कंधार तक्षशिला कंबोज हाटक, इनको याद कर लो। ठीक है, अगले देख लेते हैं हम। ओम्बड्समैन शब्द किससे संबंधित है, तो ये लोकपाल से संबंधित है। ये सबसे पहले स्वीडन में सर्वप्रथम, ये 1809 होगा शायद, 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बड्समैन की स्थापना की गई थी। भारत में ओम्बड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट को हो चुके हैं आपके, अब सेकंड शिफ्ट है 11 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम क्या है। एन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा किसकी है होगा, ठीक है पे कि यहाँ पर किसकी है होगी, होगा ये जवाहरलाल नेहरू की। देखो आपके बुक से हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं, अधिकतर आपके जो फेमस बुक है यानी जो आपके फेमस पर्सन है उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर क्रिकेटर हैं, कोई जो आपका अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है उनके पूछे जा रहे हैं। अब तक क्रिकेटर की नहीं पूछी गई है अभी तक, जो आपके एथलीट हैं उनसे पूछा गया है, जो आपके ओलंपिक वाले होते हैं ना उनसे पूछा गया है। क्रिकेट से एक क्वेश्चन नहीं बना है, क्रिकेट से वैसे स्पोर्ट्स में क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन वैसे अगर जैसे आत्मकथाएं बायो ऑटोबायोग्राफी ये नहीं पूछे गए, ये सिर्फ वो पूछे गए जैसे आपके पॉलिटिक्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हो। बाकी आपको अभी तो क्या मुझे लग नहीं रहा है, अब तो खैर आपको 2-3 दिन एग्जाम बचे हैं, देख लो अपने हिसाब से। जवाहरलाल नेहरू की हैं, देखो गांधी जी की तो पूछ ली गई क्वेश्चन है, कौन से माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एग्जाम में बन चुके हैं आपके। और सरदार एग्जाम में ये भी याद करना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई भी आत्मकथा नहीं है। एग्जाम में आपको देखा कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ऑप्शन में देखा तो आप सीधे से हटा देना, इनकी कोई नहीं। और आपके एक है एक भारतीय तीर्थयात्री हैं, एक अधूरी आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा। ठीक है, एक एक भारतीय तीर्थयात्री एक अधूरी आत्मकथा किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की। इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में नहीं बनी है, आगे एग्जाम में आपकी बन सकती है। विंग्स ऑफ फायर अरे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की, ये भी एग्जाम में बन चुका है, ये भी एग्जाम में बन चुका है आपका। ठीक है, 2 के 2। अगला प्रथम राष्ट्रीय खेल में आयोजित किए गए थे, तो ये बॉम्बे में किए गए थे, 1940 में किए गए थे। अभी तो वर्तमान में उसका नाम हो गया है मुंबई। पलंगी गुड्डी लिसला लेक किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में, पालकी गुड्डी। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर किस वर्ष कब्जा किया था, इन विच ईयर डिड औरंगजेब कैप्चर गोलकुंडा, तो 1687 में किया गया था। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में है। 1143 के आसपास गोलकुंडा किले का निर्माण कराया गया था कुतुब शाही ने। गोलकुंडा कुतुब शाह वंश की शुरुआती राजधानी थी। गोलकुंडा में कई खदानों में थी जहाँ कोहिनूर, नासिक डायमंड, होप डायमंड जैसे हीरे के उत्पादन होते हैं। ठीक है, एग्जाम बन सकता है कि गोलकुंडा कहाँ है, कर्नाटक है। सबसे पहले एग्जाम में काफी बार बन चुका है कि कोहनूर खाना कहाँ है, तो गोलकुंडा है। ठीक है, डायमंड ये सारे उत्पादन होते हैं गोलकुंडा में। अगला है 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसने दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी थी, तो ये लता मंगेशकर जी थे। अगला है द ग्रेट चेनेरी यानी विशाल अन्न भंडार सिद्ध घाटी सभ्यता के किस स्थल में से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। सतनामी आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो गुरु घासीदास द्वारा किया गया था। सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने की दास ने की थी, और उन्होंने 1820 के दशक के की गई थी। और जो ये आपका आंदोलन हुआ था वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ली थी, तो बिहार। नीतीश कुमार ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो खुद त्यागपत्र देते हैं मुख्यमंत्री के लिए, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, ये है, इन्हें कहते हैं लेजेंड। मयूरभंज जिले में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है।
मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है, 2009 में इसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई थी। ठीक है, यूनेस्को ने। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो 65। यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि 64 के समथिंग होगी। देख रहे हैं कि आपके 64 65 आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, 64 पॉइंट कुछ होगी, और पुरुषों की कितनी है? 82 पॉइंट कुछ है। अगर ओवरऑल हम अगर एवरेज करेंगे तो एवरेज आती है 74 पॉइंट कुछ है। ठीक है, एवरेज पुरुषों की वैसे 82 है, महिलाओं के आई थिंक मिलकर 64 के समथिंग है। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 64 निकलती है। ठीक है, अगला है डीएनए में कोशिका। देखो आपके जनगणना से क्वेश्चन आपके बन रहे थे, आपको जो है 21 22 23 24 के एग्जाम हुए थे आपके, फिर 28 29 30 के एग्जाम हुए, वहाँ आपके जनगणना से 2 क्वेश्चन बन रहे थे। अभी आपकी जनगणना से एक आध क्वेश्चन बने, ज़्यादा नहीं बन रहे, लेकिन योजना से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, योजना जरूर पढ़ लेना। अगला डीएनए में कोशिका का कौन सा अंग कौन सा भाग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। अगला प्रश्न है, देश के सबसे उच्च न्यायपालिका कौन सी होती है? विच इज द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ द कंट्री? तो सुप्रीम कोर्ट होती है। जो आपकी जुडिशरी होती है ये होती है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी। किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो उदय शंकर ने जीता था। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे। उन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उन्हें भारतीय शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य के तत्वों को मिश्रित नृत्य शैली में डाला था। 1954 में पद्मश्री भी शामिल थे। उदय शंकर जो आपका ये एक आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है, कभी आप आओगे तो देखना है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है 2022 तक? तो ये है टोटल 1,54,634 किलोमीटर थी 2022 के अनुसार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये नीना सिंह है। इनके जो पति हैं ये भी आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, आईएएस ऑफिसर इनके पति, ये तो आईपीएस अधिकारी थे, अभी आपके हेड बने हैं। अगला, जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में गति करती है, इसका कारण होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, अपोजिट इसमें रिएक्शन लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे हम। देखो फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जानते हैं हम। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल में। एक आपको ये पॉइंट याद करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस कहते हो आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस पार्टी के गठन पर नेताजी ने कहा कि जो सभी फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो रहे थे उन्हें कभी भी ब्रितानी के खेमों में से मुंह नहीं मोड़ना तथा और अपने अंगुली को काटकर और अपने खून से हस्ताक्षर करके फॉर्म में शपथ पत्र भरना होगा। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन ने ऑल पावर टू द इंडियन पीपल शीर्षक से एक प्रस्तावित किया। कौन सा? ऑल पावर टू द इंडियन पीपल, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं आप, उनके बारे में। इनका जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय नेता थे। कांग्रेस से अलग हुए कब हुए? 1943 में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की बनाया था। इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनाया था? आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में। ठीक है, 1943 में। 1923 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया था। उन्हें चित्तरंजन दास देशबंधु द्वारा स्थापित समाचार पत्र फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादक के रूप में भी काम किया था उन्होंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट याद करना है। देखो फॉरवर्ड ब्लॉक का कुछ ये छवि थी, इस टाइप का दिखता था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिक द्वारा जर्मनी में नेताजी का उपाधि दी गई थी। कहाँ? जर्मनी में दी गई थी, हिंदी फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा। देखो आप है 11 नवंबर का थर्ड शिफ्ट। अर्धनारीश्वरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अर्धनारीश्वरी? विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वरी हिंदी की विख्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक उपन्यास है जिसके लिए उन्हें सन 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये तन्वी शाह है। हर साल आयोजित होने वाले बिग 3 संगठनों के महत्वपूर्ण संगीत पुरस्कार से में ग्रेमी सबसे पहला है जो आपके संगीत के क्षेत्र में जाता है। ठीक है, जो आपका होता है ग्रेमी पुरस्कार होता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे बड़ा होता है। पहला ग्रेमी पुरस्कार समारोह
4 मई 1959 को वर्ष 1958 के मनोरंजनकर्ताओं के संगीत उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। ग्रैमी की शुरुआत एक्चुअल में 1920 के दशक में 1950 के दशक के दौरान हॉलीवुड और वॉक ऑफ फेम प्रोजेक्ट से हुई थी, और ये कौन करता है? अमेरिका द्वारा हो दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। अगर दोस्तों मेरे कोई स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो आप स्पीड कम कर सकते हो। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ तो आपको भी टाइम बर्बाद ना होगा, और आपको जितने जल्दी हो जाए उतने सही रहेगा। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जबलपुर में। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ इससे पहले एक बार और बना था। ये क्वेश्चन ही आपके रेलवे के हेडक्वार्टर से बना था। मैंने तब भी आपको सारे के सारे कराए थे, 16 के 16 जितने भी 16-17 आपके थे मैंने आपको उस वीडियो में कराए थे। आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो आप देख लेना उसमें। ठीक है, आपको पीडीएफ मैंने आपको नंबर दे रखा, आप या तो आप डाउनलोड कर लेना, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या तो आपको इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, देखो मैंने आपको कराया भी था सिर्फ उसके बाद ये आपको मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ही पूछ लिया गया था आपके, जो अक्टूबर में आपके एग्जाम हुए थे, उसके बाद आज पूछा गया है। सिर्फ 2 बार पूछा गया है मुख्यालय, तो फिर भी याद कर लो, अगर आए हो तो आगे दे दूंगा मैं आपको, याद कर लेना। ठीक है, 2023 में आयोजित पहला WPL वुमेन प्रीमियम लीग किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था 2023 का। क्योंकि करंट अफेयर आपकी तो अभी तक 2022 और 23 के बन रहे, 22 के कम बन रहे, 23 के आपके हमेशा बन रहे। 23 के करंट अफेयर अभी आता आपके बनी हुई है, 24 के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, और अभी 24 में देख लो, अगर आप आगे SSC GD या RPF कांस्टेबल SI का देने वाले हो तो उसमें आपका कौन जीता था? RCB वुमेन टीम। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 1976 में। अगर पूछिए 11वां नंबर का कौन जोड़ा गया था उस वक्त, तो कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आपके एग्जाम में देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने का श्रेय किसे आता है? इंदिरा गांधी को जाता है। कब? 10 मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। और जो 11 मौलिक कर्तव्य था इसे 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था, और इस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में। इसको भी आप नोट कर लेना, लिखने को आपको मैंने लिखा होगा नीचे। 11 मौलिक कर्तव्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 51 के ए के तहत संविधान के भाग 4 के ए में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, देखो ये आपके देख लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। लिस्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। देखो 51 का ए कहता है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संविधान संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी कहता है उन महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया था, यानी फ्रीडम फाइटर की बात कर रहा है, स्वतंत्रता संग्राम। फिर देखो सी में है डी, ये सब याद करना आपको कि ठीक है, डी ई एफ जी एच आई जे के वाला है। ठीक है, ये वाला आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगर आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 21 के ए में से रखा गया था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। रेड होल किस खनन से संबंधित है? तो कोयला खनन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको अधिकतर दिखेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में, मेघालय राज्य। भारत में वर्षा छाया राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था। इसे चंदेल राजवंश द्वारा 950-1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। मंदिर स्थल विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया था, यानी ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब दिया गया था जगह? 1986 में दिया गया था। मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य प्रतीकवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। देखो 3 शैली होते हैं, एक तो नागर शैली होते हैं, एक द्रविड़ शैली होते हैं। वैसे मोस्टली आपके 2 ही देखने को मिलेंगे आपको। एक तीसरी होती है बैसर शैली। 3 शैली होते हैं, बैसर कहो या बैसर कहो। नागर शैली आपके नॉर्थ साइड पर दिखेगी मंदिरों में, द्रविड़ शैली आपको दक्षिण साइड पर दिखेगी मंदिरों में, उसे आकृतियां, और बैसर शैली उसे बोलते हैं बैसर या वैसर, जो आपके नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिक्सर होती है, उसे कहता है वैसर शैली। ठीक है, 3 शैलियां होती हैं। खजुराहो स्मारक का समूह चंदेल वंश के शासन के दौरान बनाया गया था।
भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति का कौन सा पद होता है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स? तो अध्यक्ष के बराबर होते हैं। डोल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र को अलग अलग है। आप देखना कि आपके मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में अगर महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र देखना, क्योंकि डोल नृत्य और राज्य में किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कश्मीर, आसाम, खोरे, यहाँ पर कश्मीर करना, ठीक है, कश्मीर, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान में भी ये ढोल या ढोलचा आपको किया जाता है। ऑप्शन बाई ऑप्शन द्वारा देखना कि आपके ऑप्शन में पूछा गया है, ऑप्शन में देख लेना, क्योंकि एक आपका जो होता है लोक नृत्य दूसरे राज्य में भी मनाया जा सकता हो। आपको ऑप्शन द्वारा करना है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया था। देखो, चौथा आगल मैसूर युद्ध पूछा गया था, ये कब हुआ था? 1798 में। आप देखते हैं हम इसमें आपके चार के चार कौन कौन सा होता है। पहला हुआ था आपको आगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों को हैदर अली ने पराजित किया था और उनके बीच मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा हुआ था 80 से 84 के बीच में। इस वक्त जो था उस वक्त गवर्नर यह वॉरेन हेस्टिंग और हैदर अली के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। अली को 1781 में पोर्टो नोवो में अंग्रेज सेनापति आयर कोट द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है। टीपू सुल्तान ने मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। किस पे? दूसरी होती है आपके मैंगलोर की संधि, इसे याद पढ़ना है। तीसरा हुआ था आपका 89 से 92 के बीच में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। 1789 में शुरू हुआ था और 1792 में टीपू के हार के साथ समाप्त हो चुका था। और इस वक्त हुआ आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है यहाँ पर, ठीक है। इसे श्रीरंगपट्टनम ऐसे लिखते हैं, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। रंगपट्टनम ऐसे कर देना। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इस वक्त, कब? तीसरे वाले में। और आपका चौथा हुआ था, अंतिम हुआ था, निर्णायक हुआ था। और इस वक्त आपका जो चौथा हुआ था आपका 1799 में हुआ था। इस वक्त आपका जो गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली था। ये इस वक्त पश्चिम बंगाल का, ठीक है। भारत का गवर्नर तो 1833 से बना, विलियम बेंटिंग बना था उस वक्त। अभी हम 1799 में हैं, तो उस वक्त पश्चिम बंगाल का गवर्नर था यह लॉर्ड वेलेस्ली था। और टीपू सुल्तान के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था और इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया था? आगल मैसूर युद्ध में, तो चौथे वाले में, 1799 में, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी वर्ष 2006 में। कार्य की इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क? जूल। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? ये आपके एग्जाम में इससे पहले भी बन चुका है, ये आपका फिर रिपीट हो रखा है, ठीक है। इससे पहले भी एग्जाम बना हुआ है SSC MTS 2024 के, अजय बंगा। अगला पूछेंगे, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? एक बार पूछा गया था, महाराष्ट्र के पूछे गए थे, महाराष्ट्र का पूछा गया था। अभी आज पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, ठीक है। ये आपके पूछा गया उप मुख्यमंत्री। देखो, आपके एग्जाम में ये पूछा गया मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, ठीक है। ये भी इनको भी आप याद कर लो, ये आपके सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, इनको देख लो आप एक नज़र में, ठीक है। एग्जाम में आगे बन सकता है। अभी आपको यही पढ़ना है, ठीक है। ये आपके अभी 2023 और जून तक के आपके, ये जून तक के आपके अपडेट हैं, जून तक के। अगर आपको देखो आगे SSC GD का देने वाला, तो ये आपके नवंबर तक के अपडेट हैं। ये कुछ अभी इसमें मुख्यमंत्री तो खैर लगभग सेम है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के बदले हुए हैं, बाकी आपके सभी जगह के आपके सेम ही थे जो आपके ऊपर होंगे। राज्यपाल बदले हैं, तो राज्य 2-3 राज्यपाल बदले हैं, तो आपको मैंने नवंबर तक का अपडेट है यार, ठीक है। ये नवंबर तक का अपडेट है। अभी आपकी जो SSC GD का एग्जाम होने वाला है, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आगे आप उसके लिए बेनिफिट रहेगा, इनको देख लो, क्योंकि SSC पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के तीनों शिफ्ट में जितने स्टूडेंट ने मुझे दिए थे, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। देखो, ये आपके हो गए आज के 11 के, आपको बचे आपके 12, 13, 14 को, ठीक है। 3 दिन और बचे। आप PDF देख लेना, क्योंकि आप तो आपके पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है। सिर्फ आपको मैंने WhatsApp नंबर दे रखा है, आप वहाँ कर लेना, या तो आपको मैं लिंक में कह रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना PDF को, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप